हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, राइट। तो एक बार क्लास में आ जाएंगे सभी लोग और कमेंट बॉक्स में हाय हेलो लिख देंगे, जिससे कि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। हाय गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग जोया, गुड मॉर्निंग पंकज। एक बार क्लियर कर दीजिएगा, वॉइस वीडियो पीपीटी क्लियर है सभी को। गुड मॉर्निंग विश्वजीत। आई एम फाइन विश्वजीत एंड यू, और आप कैसे हैं। गुड मॉर्निंग पूजा। अच्छा, दो हैं पूजा, है ना। एक पूजा सिंह है और एक पूजा है। ओके। गुड मॉर्निंग पंकज। चलो, गुड मॉर्निंग अंजलि। वेरी गुड विश्वजीत। आ जाइए सभी लोग, जल्दी से ज्वाइन कर लें। और उसके बाद हम लोगों का टॉपिक रहेगा महात्मा गांधी के बारे में, हम लोगों को पढ़ना है। ओके। गुड मॉर्निंग सोनिया। यस, ओके। तो कल के जो हम लोगों ने कल जो लेक्चर लिया था, तो उसमें अगर कोई भी किसी भी स्टूडेंट का डाउट हो अरविंदो घोष के बारे में, तो पूछ सकता है। अभी 2-3 मिनट है हमारे पास बकाया, जो भी स्टूडेंट है वो आ रहे हैं, तब हम लोग बाकी डाउट डिस्कस कर लेते हैं। ओके। चलिए, कल के सेशन में अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो तो अभी पूछ सकता है, और फिर लास्ट में हम टाइम देंगे, है ना, अदर टॉपिक से रिलेटेड डाउट पूछने के लिए। और जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसमें बीच में तो हम समय देते ही है, तो उसमें आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हैं। ओके। चलिए, किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट नहीं है ना। चलिए, कोई बात नहीं। मतलब समझ में आ जाता है कि समझ में नहीं आ रहा है ना। डाउट पूछना है तो ये है कि समझ में आ रहा है, आप पढ़ रहे हैं। अगर डाउट ना भी पूछना है तो ये समझ में आ रहा है कि आप पढ़ नहीं रहे, है ना। तो इसलिए चलिए, कोई बात नहीं, अच्छा है कि डाउट आपको क्लियर है। ओके। जय श्री कृष्णा करिश्मा, गुड मॉर्निंग साबा हुसैन। ओके, वेरी गुड सोनिया। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन को। आज का सेशन रहेगा महात्मा गांधी के बारे में। आपको देख रहे होंगे महात्मा गांधी, और थोड़ी बहुत देशभक्ति भी आपके अंदर आ रही होगी, है ना। सर समझ में आ जाता है, क्लास साथ में नोट्स पढ़ते हैं। ओके, वेरी गुड जोया। ठीक है। महात्मा, बट पेपर में कंफ्यूज हो ना। पेपर में कंफ्यूजन का तो भाई मेरे पास कोई इलाज नहीं है, वो स्वयं आपके पास है ना। तो महात्मा गांधी को देख लेते हैं थोड़ा, है ना। महात्मा गांधी का सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे, उसके बाद इनके विचार देखेंगे, और इनका कुछ पॉलिटिकल आइडियाज जो है सत्य अहिंसा की बात करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। चलिए, थैंक यू विश्व जी। देखते हैं महात्मा गांधी। अच्छा, महात्मा गांधी क्यों प्रसिद्ध है, आप सबको पता होगा। पता, एक बार क्या हुआ, एक कहानी सुन लीजिए। सबसे पहली तो बात है, महात्मा गांधी के जो जीवन के चरण है, और जो सबसे पहला चरण स्टार्ट होता है, ठीक है, यह स्वराज, स्वतंत्रता, स्वयं का शासन, स्वशासन। ओके, स्वराज। चल, तो महात्मा गांधी का जो जीवन का पहला स्टेज आता है अहिंसा, अर्थात एक क्रांति, विद्रोह करने का जो बीज सबसे पहले उत्पन्न होता है ना, जो फर्स्ट वो आता है उनके अंदर सीड्स विद्रोह करने का। तो वो कहाँ से आता है, जब वो साउथ अफ्रीका गए थे तो वहाँ उन्होंने देखा कि अल्पसंख्यक हिंदुओं एवं जो भी हिंदू वहाँ रह रहे थे, काम करने गए थे, तो उनके साथ बहुत गलत हो रहा था। और इसके बारे में उन्होंने देखा, और उन्होंने वहीं से उनके अंदर एक क्या आया,
विद्रोह करने का विचार आया और वहीं से वो विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया अहिंसा पूर्वक। ओके, ये चीज याद रखिएगा। साउथ अफ्रीका से, तो साउथ अफ्रीका में जब लोगों से कहा, दक्षिण अफ्रीका में लोगों से कहा अपने हिंदू भाइयों से कि भाई हम दोबारा फिर से आएंगे और आप लोगों के लिए मतलब एक स्वतंत्रता के रूप में लाएंगे। और जब वो इंडिया आ रहे थे तब क्या हुआ था, वहाँ उन्होंने अपने भाषण दिए, कुछ प्रवचन दिए जिससे लोगों को प्रभावित किया और वहाँ लोगों ने अपनी मांगें उठाई। और सेम फिर इंडिया आए, इंडिया में भी उन्होंने भारतीयों के लिए ब्रिटिश शासन को देखा, बहुत क्रूर था ब्रिटिश शासन, उसके भी लिए उन्होंने विद्रोह किया। ठीक है, ये उनका जीवन का पहला स्टेज था। और बकाया कि आपको इनका नाम, इनके पिता का नाम, माता का नाम, 12 वर्ष की आयु में इनकी शादी होती है ना। ये सब चीज़ों से हमें कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन आप लोग इनको थोड़ा बहुत पढ़े होंगे या फिर इतना तो पता होगा। ठीक है, क्योंकि हम मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो इतने डीप में हमको नहीं जाना है, हमको वो चीज़ें पढ़नी है जो एग्जाम में आती हैं। ओके, इनका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ के रहने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हमको कोई आवश्यक नहीं है। ओके, ये तो आपको नॉर्मली सबको पता होंगी। ठीक, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी की उपाधि इन्होंने महात्मा की गांधी, महात्मा की उपाधि किसने दी, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आंसर कीजिए, किसने दी महात्मा की उपाधि और राष्ट्रपिता किसने कहा इनको, ये तो पूछ लिए जाते हैं यहाँ से। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने, ओके, और ये सुभाष चंद्र बोस ने। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब वो अपने जीवन में सत्य के साथ प्रयोग कहा, उन्होंने कहा कि हम सत्य के साथ प्रयोग करेंगे लेकिन सत्य हम नहीं जानते क्या है। ठीक है, तो इसको चीज जान लीजिए, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। तो सत्य के साथ उनके जो प्रयोग रहे हैं, उन्होंने कहा मैं सत्य बोलता हूँ लेकिन मैंने कभी सत्य को देखा नहीं, अगर कोई पूछे उनसे। ठीक है, तो उन्होंने ये बात रखी, ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं ये किन से इन्फ्लुएंस, अर्थात किन विचारकों से ये प्रभावित थी। सबसे पहली बात ये जान लीजिएगा, जब ये इंग्लैंड गए थे पढ़ने तो वहां से इन्होंने जैन धर्म, यहाँ से इंडिया से जब इंग्लैंड गए थे वकालत की पढ़ाई करने, तो जैन धर्म के 3 ये विचार लेके गए थे। एक मद निषेध, अर्थात दारू मतलब शराब ना पीना। ठीक है, और दूसरा मैथुन, और तीसरा ये किसी भी प्रकार का गलत काम नहीं करेंगे। ये चीजें लेके गए थे और जैन धर्म को अच्छा माना इन्होंने। ठीक है, हिंदू धर्म वैष्णव धर्म से वैष्णववाद के अलावा वह ईसाई धर्म, जैन धर्म एवं अन्य धर्मों से प्रभावित थी। उनकी सोच विभिन्न धर्मों धार्मिक किस्सों से प्रभावित है। वो सारे धर्मों को अच्छा मानते थे और हर धर्म से वो प्रभावित थी। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अगला है, वह अपनी माता से सबसे ज्यादा प्रभावित थे क्योंकि उनकी माता एक धार्मिक थी, वो धर्म के प्रति बहुत उनका झुकाव रहा है महात्मा गांधी का। तो इन्होंने ये माना कि एक हमको आजाद कराना है, हमको अपने धर्म के लिए लड़ना है। ठीक है, भारत को आजाद कराने के लिए हमको अपने धर्म के प्रति लड़ना है। ठीक है, हमें अपने धर्म की रक्षा करना है। तो कहीं ना कहीं लोगों ने इनकी बात, इनका कहने का मतलब कुछ और था धर्म का, लेकिन लोगों ने इनकी बात का समझा कुछ और। सभी लोग अपने अपने धर्म के प्रति लड़ने लगे और जब भारत देश आजाद हुआ तो हर धर्म अपने अपने लिए अलग अलग बंटवारा करने लगा। ठीक है, इनका कहने का तात्पर्य ये था कि भाई अगर किसी व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करना है तो उसके धर्म से कर दीजिएगा, बहुत जल्दी होता है, और उसके प्रति कोई भी व्यक्ति बुराई नहीं सुनना चाहता है ना। तो ये उस चीज का महात्मा गांधी फायदा उठाना चाहते थे कि लोगों को अगर हम धर्म के प्रति जागरूक कर देंगे तो हम क्या करेंगे, स्वतंत्रता जल्दी प्राप्त कर लेंगे। ओके, लेकिन लोगों ने उसका गलत मतलब समझा था। अब अगला, वे मानव स्वास्थ्य पर आधुनिक चिकित्सा के एडवर्ड कारपेंटर की आलोचना से प्रभावित थे। तो एडवर्ड कारपेंटर की आलोचना से प्रभावित थे। एडवर्ड कारपेंटर ने कहा था कि जो आधुनिक मॉडर्न मेडिसिन है, आधुनिक चिकित्सा है, उसका उन्होंने विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि इसमें लोगों को ज़्यादा दर्द होता है और इसलिए उन्होंने आयुर्वेद का समर्थन किया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि महात्मा गांधी ने एडवर्ड कारपेंटर की आलोचना का समर्थन किया है या नहीं, और किसका समर्थन नहीं किया है, तो आधुनिक चिकित्सा का समर्थन नहीं किया है। ओके,
ये चीजें याद रखिएगा। तो धर्म से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि धर्म से प्रभावित वो किससे थे, तो अपनी माता से सबसे ज्यादा धार्मिक रूप से प्रभावित थे, क्योंकि उनकी माता बहुत धार्मिक थी। ठीक है, और किन किन धर्मों से प्रभावित थे, ईसाई, जैन एवं अन्य सभी धर्मों से वो प्रभावित थे। ओके, अगला आता है वह अराजकतावाद के स्कूल से जुड़े कई विद्वानों जैसे टॉलस्टॉय, थोरो, एमर्सन, इन सबसे ये प्रभावित थे। मैंने आपको एनार्किनिज्म अर्थात अराजकतावाद के बारे में मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल पर मैंने आपको समझाया है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ हम लोग अराजकतावाद में सिर्फ इतना समझ लें कि ये थिंकर क्या मानते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी को मना करते हैं, राज्य को मना करते हैं, लोगों में सहयोग एवं सहभागिता के बारे में बात करते हैं। सिर्फ इतना जानिएगा। बकाया जिन स्टूडेंटों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा हो तो जाके देख लीजिएगा, वहाँ थोड़ा हमने बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है, जो आपका यूजी में होता है उससे ग्रेजुएशन में। ओके, तो वो चीजें आप लोग देख लीजिएगा। ओके, अगला पॉइंट है हरिश्चंद्र नाटक से बहुत प्रभावित थे, सत्य की बात, अहिंसा के सिद्धांतों में आस्था रखने वाले। ठीक है, हरिश्चंद्र नाटक जो आता था उनसे बहुत प्रभावित थे, सत्य और अहिंसा की बात इसी से उन्होंने ग्रहण की है। ठीक है, फिर अगला है जॉन रस्किन की बुक अनटू द लास्ट। ये बुक मैंने बहुत बार बताई है और मैंने उस चैनल पे भी वो चीजें करवाई हैं कि आपको क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। ओके, गांधीवाद, आदर्शवाद, इन सब चीजों में वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, जब हम लोग यहाँ भी करेंगे यूनिट समाप्त होने के बाद देखेंगे। ओके, जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट गांधी जी के जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा। रस्किन ने सामाजिक अर्थव्यवस्था के अग्रदूत के रूप में अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिकीकरण पर गांधी के विचारों को प्रभावित किया। उन्होंने रस्किन की श्रम की गरिमा का सिद्धांत सीखा। श्रम की गरिमा क्या होती है ये थोड़ा देख लीजिएगा। डिग्निटी ऑफ लेबर, इसमें क्या होता है, श्रम की गरिमा। गांधी जी हर बार ये कहते थे कि आप अगर मान के चलिए कोई नीचा काम है, जैसे मान लीजिएगा आप अपने घर की सफाई करें। ठीक है, घर की सफाई करेंगे तब आपको क्या पता चलेगा कि मैंने सफाई की है और कितना साफ हुआ है। और जब आपकी मम्मी साफ करेंगी, ठीक है, और जब आप गंदा कर रहे हैं तो आपको एहसास है कि साफ कितनी देर में होता है, कितनी मेहनत लगती है ना। तो आपको हर काम की फिर इज्जत होगी, है ना। हर काम की एक आपको गरिमा होगी कि भाई ये काम अगर किया गया है, किसी के द्वारा भी किया गया है तो बहुत साफ सफाई से किया गया है और बहुत मेहनत करके किया गया है, तो हम उसको गंदा नहीं करेंगे। राइट, तो उन्होंने अगर देखा जाए तो जैसे सफाई कर्मचारी साफ करते हैं तो उन्होंने किसी भी काम को नीचा ऊंचा नहीं समझा है, ये चीज जान लीजिएगा। और हर काम का सम्मान, हर काम की गरिमा के बारे में बात करते हैं। ओके, तो श्रम की जो गरिमा का सिद्धांत लिया है उन्होंने रस्किन से लिया है, जॉन रस्किन। ओके, याद रखिएगा, श्रम की गरिमा का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं लियो टॉलस्टॉय। इनकी पुस्तक है द किंगडम ऑफ गॉड इज विथ यू, द किंगडम ऑफ गॉड इज विथ यू एंड क्रिश्चियनिटी एंड पैट्रियटिज्म। तो इससे गांधी जी बहुत प्रभावित थे। उन्होंने कहा जीवन की सादगी और उद्देश्य शुद्धता के आदर्शों पर निर्भर है। तो उनके जीवन की सादगी और उद्देश्य की शुद्धता के आदर्श ने गांधी को गहराई से प्रभावित किया है। टॉलस्टॉय से सत्य और अहिंसा का सिद्धांत लिया। एक चीज याद रखिएगा, अब यहाँ से दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। सत्य एवं अहिंसा किससे लिया, टॉलस्टॉय से लिया। उस किस पुस्तक से उनके प्रभावित थे, द किंगडम ऑफ गॉड इज विथ इन यू एंड क्रिश्चियनिटी, इससे प्रभावित थे। ठीक है, और जॉन रस्किन की किस बुक से प्रभावित हैं, तो अनटू द लास्ट। ठीक, और इससे क्या लिया, श्रम की गरिमा का सिद्धांत लिया। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। कभी कभी पूछ लेते हैं अनटू द लास्ट पुस्तक बुक किसकी है, तो जॉन रस्किन की पुस्तक है। ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी को। ये दो थिंकर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पूछा जाता है कि गांधी ने कौन सा सिद्धांत या कौन सा प्रिंसिपल लिया, है ना। मैच द फॉलोइंग में पूछ लेंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी को। एक बार थम्स अप दीजिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।
चलिए ओके, वेरी गुड। मीनू आपको आया समझ में कि नहीं? मीनू क्लास में आए हैं कि नहीं? ओके, वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। उनकी कुछ इम्पोर्टेंट पुस्तक हैं, उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। हिंद स्वराज है, स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ट्रुथ, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, ये इनकी कुछ पुस्तक हैं। और इनकी कुछ मैगजीन है, द इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन, है ना। तो हरिजन, इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, ये इनकी पुस्तक रही है। अब हम लोग देख लेते हैं आगे, नॉन वायलेंस, अहिंसा के बारे में बात करते हैं। अहिंसा गांधीवादी राजनीतिक विचारधारा का मूल सिद्धांत है। ये हिंसा का कभी समर्थन नहीं करते हैं। ये कहते हैं जो भी हमारा शोषण हो रहा है उसे अहिंसा से लाएंगे, लोगों का हृदय परिवर्तन से करेंगे। गांधी के अनुसार जीवन का लक्ष्य क्या है? सत्य के निकट आना, अर्थात ब्रह्म सत्य बोलना, क्योंकि हरिश्चंद्र के विचारों एवं हरिश्चंद्र के नाटक से बहुत प्रभावित थे। तो गांधी, अहिंसा, ये चीज याद रखिएगा, और सत्य, ये दो चीजें इनके पूरे उसमें घूमती रहती है कॉन्सेप्ट में। ओके, वह कहते हैं कि ईश्वर सत्य है, अर्थात स्वयं विद्यमान एवं उच्चतम चेतना है। ईश्वर को सत्य मानते हैं, आप सत्य बोलना ही ईश्वर है। ओके, गांधी ने कभी यह दावा नहीं किया कि वे परम सत्य को जानते हैं, लेकिन उन्होंने अपना जीवन सत्य के साथ प्रयोग किया। उनका कहने का तात्पर्य, उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता हूँ कि परम सत्य क्या है, लेकिन मैं अपने जीवन में सत्य के साथ प्रयोग करूंगा। मैं जो भी रहूंगा, जैसा भी रहूंगा, मैं सत्य बोलूंगा और सत्य ही करूंगा। ठीक है, जो चीजें सत्य है उन्हें सत्य ही बोलूंगा, कभी असत्य का साथ नहीं दूंगा। इसलिए सत्य और अहिंसा इनके जो मूलभूत सिद्धांत हैं इनके राजनीतिक विचार की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उन्होंने माना कि वह रास्ता बता सकते हैं जिससे बाद में एक व्यक्ति सत्य तक पहुंच सकता है। सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि मैं कोई परम सत्य जानता नहीं हूँ, मैं सिर्फ रास्ता बता सकता हूँ आपको कि आप सत्य तक पहुंच सकते हैं। और सत्य क्या है और रास्ता क्या है? आप अहिंसा, सत्य एवं लोगों का हृदय परिवर्तन पर काम कीजिए, अर्थात पाप से डरे, पापी से नहीं। ओके, इसके बारे में ये बात करते हैं। क्लियर? अब आते हैं अहिंसा मार्ग ही क्यों। वो कहते हैं भाई अहिंसा पात अहिंसा मार्ग ही क्यों। अगर देखा जाए तो गांधी साध और साधन की निरंतरता में विश्वास रखते हैं। साध और साधन क्या होता है, ये चीजें जान लीजिएगा। मैंने आपको जब उदारवाद पढ़ाया था तब उसमें बताया था, साध आपका गोल होता है और गोल को अचीव करने के लिए साधन होते हैं। ओके, अर्थात मीन्स होते हैं साधन। तो वो कहते हैं आप दोनों चीजों का सम्मान करें। ओके, जैसे कि आपका गोल है जेआरएफ करना, और जेआरएफ पाने के लिए आपके साधन क्या है? कॉपी, पेन, पेपर, पुस्तक, है ना। वो साधन हुए, वो आपको जेआरएफ दिलाएंगे, आपका गोल। तो वो कहते हैं दोनों चीजों का आप सम्मान करें, साध एवं साधन में निरंतर विश्वास करते हैं। ठीक है, अगर वो कहते हैं अगर साध ही ईश्वर है तो साधन शैतान नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए, अगर वो उन्होंने कहा है कि अगर आपका साध्य ईश्वर है तो आपका साधन, जो आपका रास्ता या फिर जो भी आप साधन यूज कर रहे हैं, तो वो शैतान नहीं हो सकते। राइट? जैसे मान लीजिएगा आपका साध्य क्या है, एक गोल क्या है, जेआरएफ, तो आपका साधन कहीं ना कहीं कोई मैगजीन तो रहेंगी नहीं, कॉमेडी मैगजीन तो रहेंगी नहीं, है ना। तो साधन भी आपका एक गलत प्रकार का नहीं रहेगा, उसी प्रकार का रहेगा, मतलब एक अच्छे प्रकार का रहेगा। क्लियर? ओके, अगला पॉइंट है उनके अनुसार ईश्वर प्रेम और त्याग का प्रतीक है, इसलिए यह केवल हिंसा का प्रयोग न करने के बारे में नहीं है, इसका बहुत गहरा अर्थ है। अर्थात हिंसा नहीं करनी है। ईश्वर, यस, ये गांधी जी भी कहते हैं, बाइबल का कथन है, लेकिन ये उससे ही प्रभावित है ना, क्रिश्चियनिटी से भी प्रभावित है, सारे धर्मों से प्रभावित है, ये चीज जान लीजिएगा। ओके, तो उन्होंने नहीं कहा रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, है ना। तो उन्होंने ईश्वर प्रेम के बारे में बात करते हैं कि
ईश्वर प्रेम और त्याग का प्रतीक है। लोगों से प्रेम करना ही ईश्वर है ना? और अपने आप का त्याग करना ही ईश्वर है। ठीक है? किसी भी प्रकार का अगर कोई भी पापी है, हमें उसके पाप से मतलब नहीं है। उसको जो दंड मिला है उसके पाप पर मिला है, ना कि हमसे मिलकर, है ना? मान लीजिएगा, या हम उससे मिलने, हमें थोड़ी ना उसके पाप का हमें दंड भोगना पड़ेगा। अगर हम किसी चोर से बात कर लें तो क्या हम भी चोर हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। ओके, तो अहिंसा प्रेम एवं बंधुत्व की अवधारणा पर आधारित है। अहिंसा जो है वो प्रेम एवं बंधुत्व अर्थात भाईचारा, फर्टिनिटी पर आधारित है। ओके, हमें हिंसा नहीं करनी है, हमें आराम से बात करनी है, प्रेम पूर्वक बात करनी है। ओके, क्लियर? चल, गांधी जी कहते हैं अहिंसा को कमजोर के हाथ के रूप में नहीं माना जाता है, बल्कि एक मजबूत के हथियार के रूप में माना जाता है, जो आध्यात्मिक रूप से मजबूत है, शारीरिक रूप से मजबूत नहीं है। ठीक है? अगर मान के चलिएगा, वो कहते हैं अहिंसा क्या है? अहिंसा, वो कहते हैं कमजोर का हथियार नहीं है, ये सबसे मजबूत इंसान का हथियार है। जो है यहाँ से असेसन रीजन क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, अहिंसा हिंसा के बारे में बात करते हैं, और उनके अनुसार यहाँ पर पूछ लेंगे यहाँ से सीधा सा कि भाई साध ईश्वर है तो साधन शैतान नहीं होना चाहिए। ये किसके द्वारा कहा गया है? गांधी जी के द्वारा, है ना? सिर्फ यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, अगला पॉइंट है, वो कहते हैं कि भैया अहिंसा जो है, अहिंसा कमजोर का हथियार नहीं है। अगर जैसे मान लीजिएगा आपका लड़ाई झगड़ा हो, तो कमजोर व्यक्ति हरदम क्या करता है? तेज आवाज में बात करता है, चिल्लाता बहुत है, चिल्लाता है। और जो समझदार एवं होशियार व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? वो आराम से चीजों पर डिसीजन लेगा और आंसर करेगा। राइट? करता है। ऐसा ही है, उन्होंने कहा अहिंसा हरदम एक मजबूत एवं होशियार व्यक्ति की पहचान है। ओके, तो इसी भाषा को मैनिपुलेट करके पूछ सकते हैं एग्जाम में, है ना, बदल कर। तो वो कहते हैं ये अहिंसा करने वाला व्यक्ति होशियार होता है एवं आध्यात्मिक रूप से मजबूत है और शारीरिक रूप से भी मजबूत होता है ना? ये नहीं कि शारीरिक रूप से ही मजबूत, ये आध्यात्मिक रूप से मजबूत होता है। ओके, एक बड़े से बड़े समस्या में एक समाधान ढूंढ लेता है। ओके, राधे राधे गुड्डू। चल, लेट हो गए हैं आप ना। अगला है, गांधी ने कहा है कि वह कायरता पर अहिंसा को प्राथमिकता देंगे। कायरता मतलब कुछ ना करने वाला। तब वो कहते हैं हम करेंगे लेकिन अहिंसा को प्राथमिकता देंगे। हम कायर नहीं है, हम अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अहिंसा का या अहिंसा को प्राथमिकता देंगे। ओके, याद रखिए। अगला आता है, हिंसा जानवरों की दुनिया है। वो कहते हैं हिंसा जानवर करते हैं, जानवर लड़ते हैं, ना कि समझदार या मनुष्यों की विशेषता नहीं है हिंसा। अहिंसा मनुष्यों की विशेषता है। ओके, गांधी कार्यों के साथ साथ विचारों में भी हिंसा के अभ्यास का सुझाव देते हैं। आपके विचार भी कैसे होने चाहिए? अहिंसा पूर्वक, एकदम झगड़ालू नहीं होने चाहिए। ओके, इसका अभ्यास न केवल मनुष्यों के प्रति बल्कि पशुओं एवं पर्यावरण के प्रति होना चाहिए। मतलब आप जानवर को भी मान नहीं सकते, जानवर को भी एक अपने प्रेम से जानवर को अपने कब्जे में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपके पास कोई भी पेट एनिमल हो, अगर आप उसे मारेंगे तो वो एक ना एक दिन आपको भी मारेगा। लेकिन जब आप उसे प्रेम करेंगे तो आप जैसा कहेंगे उससे वो वैसा करता है। जैसे लाइक डॉग, आप आपके यहाँ अगर किसी के भी यहाँ एक कुत्ता हो, पालतू कुत्ते हों, तो या कोई भी जानवर हो, गाय भैंस जो भी हो, तो आप उनसे जब प्रेम करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी अच्छा लगता है। ओके, अगर उसे आप डंडे से डराएंगे तो वो रेगुलर डरता ही रहेगा आपसे। ऐसा ही पर्यावरण, अगर आप पेड़ पौधों को एक प्रेम पूर्वक समय समय पर उनकी देखभाल करेंगे तो वो अच्छे ही ग्रोथ करते हैं और फल भी अच्छे लगते हैं। राइट? ओके, क्लियर यहाँ तक? वही तो है, कहीं ना कहीं एक प्रेम हो जाता है ना। तो अहिंसा गांधी का राजनीतिक हथियार है और रणनीति भी थी। यहाँ से पूछ ले सकते हैं कि क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्वेश्चन देखिए, अहिंसा गांधी का राजनीतिक हथियार और रणनीति है। ठीक है, पूछेंगे कि गांधी के द्वारा अहिंसा क्या है,
जो राजनीतिक हथियार है और रणनीति है। उनके लिए स्वतंत्रता संग्राम सत्य की लड़ाई है एवं बुराई के खिलाफ लड़ाई है। ओके, बुराई के खिलाफ लड़ाई है, ना कि बुरे आदमी के खिलाफ लड़ाई है। ओके, ये चीज याद रखिएगा। लड़ाई किसके खिलाफ है? बुराई के खिलाफ, ना कि बुरे आदमी के खिलाफ। ओके, इसीलिए गांधी जी नरम दल के नेता थे। तो उन्होंने जब ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहे थे तो वो क्या कर रहे थे? सिर्फ उनको उनकी बुराई से अवगत करा रहे थे। ओके, गांधी के अनुसार इतिहास ने हमें सिखाया है कि बुराई और अच्छाई के बीच बुराई की हार होती है और सच्चाई की जीत होती है। ओके, तो ये चीज आपको याद रखना है। कभी भी अगर आप सच्चाई और सच और झूठ के बीच में अगर आते हैं, लेकिन लेट में हमको सच सच का जो पता चलता है ना, एक जो फल मिलता है, रिजल्ट मिलता है सच का, तो वो देर में मिलता है लेकिन अच्छा मिलता है। और सच के प्रति वो ये भी बात कहते हैं कि सच के साथ कम ही लोग चलते हैं, क्योंकि सच कहना भी बहुत कठिन होता है ना। तो उन्होंने हरदम यही बात कही है कि बुराई और अच्छाई के बीच जो भी हार होती है वो बुराई की ही होती है, लेकिन लेट में होती है। लेकिन जब भी हार होगी तो बुराई की ही होती है। राइट, सच्चाई की हरदम जीत होती है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस यस, वेरी गुड करिश्मा। यस, लोगों की लड़ाई जो रहती है वो लोगों से नहीं होती है, उनके अंदर बुराई से होती है। अगर कभी भी आपके मतभेद होते हैं तो आपके विचारों से होते हैं। घरों में या फैमिलीज में बड़े बड़े लड़ाई झगड़े होते हैं तो वो कब होते हैं? आपके सिर्फ विचारों से हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर? यस यस, चलिए अगला पॉइंट है, व्यक्ति को अपने शत्रु को स्वीकार करना चाहिए। लड़ाई बुराई से, बुराई करने वालों से नहीं। लड़ाई वो कहते हैं बुराई से होनी चाहिए, बुराई करने वालों से नहीं। ये आपको समझ में आ ही गया। अगला पॉइंट है, गांधी के अनुसार दुश्मन को मारना जीत नहीं है, लेकिन उसे दोस्त बनाना ही जीत है। अगर हम अपने दुश्मन को मार देंगे तो जीत थोड़ी ना होगी, उसे आपने मिटा दिया है ना, उसके अंदर की बुराई को मिटाइएगा बात करते, अर्थात हृदय परिवर्तन करिएगा। जैसे कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद नहीं करता है और आप उसकी मदद कर देते हैं तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, हो जाएगा। जैसे मान लीजिएगा दो व्यक्ति हैं, यहाँ मान लेते हैं एक करिश्मा है और एक अंजलि है। ठीक है, दोनों का एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन एक लोग थोड़ा यहाँ बुरा होगा। ठीक है, करिश्मा और अंजलि है। तो करिश्मा ये कहती है कि मैं मदद नहीं करूंगी, मैं अपनी सिर्फ मदद करा लूंगी। करिश्मा का व्यवहार जो है एकदम रूड है, ठीक है, रिजिड है, कठोर है थोड़ा। और अंजलि का व्यवहार थोड़ा कोमल है। ठीक, इनका व्यवहार थोड़ा ठीक ठाक है। और अंजलि हरदम ये चाहती है कि सबका भला हो, जैसा हम चाहते हैं वैसे सबका हो। तो अंजलि करिश्मा की मदद कर देती है, लेकिन करिश्मा अंजलि की मदद नहीं करती है। ठीक है, फिर से अंजलि करिश्मा की मदद करती है, सॉरी, अंजलि करिश्मा की मदद करती है लेकिन करिश्मा नहीं करती है। और अंजलि इनकी मदद करती रहती है। तो एक दिन क्या होगा, करिश्मा का हृदय परिवर्तन होगा कि मेरा अंजलि से कोई लेना देना नहीं है और फायदा भी नहीं है, तब भी अंजलि मेरी मदद कर रही है, तो मुझे भी अंजलि की मदद करनी चाहिए। यही होता है हृदय परिवर्तन। ओके, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह क्या है ये चीज समझ लीजिए। सत्याग्रह इज अ टेक्निक ऑफ रेवोल्यूशन, एक क्रांति की एक वो तकनीक है। फाइटिंग बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस, अहिंसा के रूप में लड़ना, अहिंसा से रेजिस्टेंस एंड इनजस्टिस, अन्याय का विरोध करना। तो सत्याग्रह क्या है? एक क्रांति है, संघर्ष की तकनीक है, जिसमें क्या है, अहिंसा एवं अन्याय का विरोध होता है। ओके, सत्याग्रह वन टाइम में हृदय परिवर्तन हो ही जाएगा। यस, एक समय हृदय परिवर्तन हो ही जाएगा। ओके, कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी कठोर हो। जैसे अगर आपने देखा होगा, गौतम बुद्ध ने अंग अंगुली मालस नाम का जो राक्षस था उसका हृदय परिवर्तन किया था। चलिए, सत्याग्रह क्या है? सत्य और आग्रह, मतलब सत्य का आग्रह, अर्थात सत्य को दृढ़ता से, ओके, वही आपका सत्याग्रह है। सत्य निष्क्रिय प्रतिरोध के समान नहीं है। एक चीज समझ लीजिएगा, यहाँ जब हम लोगों ने अरविंदो का निष्क्रिय प्रतिरोध पढ़ा था, तो निष्क्रिय प्रतिरोध क्या है? चीजों का बहिष्कार करते हैं। ठीक है, और निष्क्रिय प्रतिरोध में क्या होता है? अगर हिंसा की आवश्यकता होती है तो हिंसा हम करेंगे,
अरविंदो ने कहा था। ओके, लेकिन यहाँ गांधी जी का सत्याग्रह अलग है। सत्याग्रह में क्या होता है कि हिंसा की अगर मांग होगी तो हम हिंसा नहीं करेंगे, अर्थात हिंसा कभी भी नहीं करेंगे, ये होता है सत्याग्रह में। और निष्क्रिय जो प्रतिरोध होता है उसमें क्या होता है, पैसिव रेसिस्टेंस मीन्स क्या होता है कि हिंसा की अगर मांग होगी तो हम हिंसा भी करेंगे, याद रखिएगा। तो यस सर, देखा नहीं है। ओके, ठीक है। अब सत्याग्रह की मांग क्या होती है, सत्य होता है, अहिंसा होता है, तपस्या होती है, ये चीजें होती हैं। ओके, अहिंसा के दो टाइप है, नहीं नहीं, अहिंसा की कोई टाइप नहीं है। ओके, अहिंसा मतलब किसी भी प्रकार का वो नहीं करना, मतलब उद्दंड मत ना मचाना। ओके, ये चीजें याद रखिए। तो सत्याग्रह क्या है, सत्य है, आग्रह सत्य है, अहिंसा है, तपस्या है, ये चीजें सत्याग्रह है। ओके, तो यहाँ सीधी चीज याद रखिएगा, सत्याग्रह हिंसा को नहीं मानता है, हिंसा को मना कर देता है। और निष्क्रिय प्रतिरोध क्या है, ये कहते हैं कि अगर हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम हिंसा को भी अपना लेंगे। ओके, क्लियर। अगला आता है, यह सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ते हैं, अहिंसा अनिवार्य है। अहिंसा अनिवार्य है इनके अनुसार, गांधी जी के अनुसार या सत्याग्रह के अनुसार अहिंसा अनिवार्य है। सत्याग्रह की रणनीति की विशेषता है, सत्याग्रह गांधी के संघर्ष को एक बड़ी तस्वीर देता है। यह स्वतंत्रता संग्राम को धर्म युद्ध बनाता है, अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई है। ओके, याद रखिएगा। तो अब ये कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम को धर्म युद्ध के समान बनाता है। आपका धर्म कोई भी धर्म हो, हर प्रत्येक प्रकार का धर्म यही कहता है कि सत्य के बारे में बात करते हैं, कोई झूठ के बारे में नहीं सिखाता है, कोई भी धर्म हो। ओके, निष्क्रिय नेगेटिव ग्रोथ, नहीं मानते, निष्क्रिय को नहीं मानते, वो सत्याग्रह को मानते हैं। ओके, कभी कभी यहाँ से कंफ्यूज कर देंगे कि निष्क्रिय प्रतिरोध शब्द आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है धर्म युद्ध, आपको समझ ही गया, स्वतंत्रता संग्राम के लिए धर्म युद्ध अर्थात सत्य की लड़ाई के बारे में बात करते हैं, है ना। अगला है गांधी ने राजनीतिक संघर्ष को वैध बनाने के लिए सत्याग्रह का इस्तेमाल किया है। अब राजनीतिक संघर्ष को वैध बनाने के लिए सत्याग्रह मतलब सत्य का आग्रह करने, इसको इस्तेमाल करेंगे, मतलब कभी भी हम हिंसा नहीं करेंगे। ओके, क्लियर। आगे आते हैं, सत्याग्रह की रणनीतियों के साथ प्रयोग किया, उनका पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में हुआ। उन्होंने छोटे स्तर पर सत्याग्रह का प्रयोग किया, जैसे भारत में चंपारण एवं खेड़ा एवं अहमदाबाद में उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया। ओके, व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए सामूहिक सत्याग्रह भी निर्धारित किया। ओके, उनका पहला अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह रॉलेट बिल के खिलाफ हुआ। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन अन्य आंदोलन हैं इनके। ठीक है, जब उन्होंने पहला एक अखिल भारतीय स्तर पर जब किया था, तो व्यापक रूप से किया था, वो था रॉलेट जो बिल था उसके खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह का आग्रह किया था। और उस असहयोग आंदोलन, फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, अन्य आंदोलन भी किए उन्होंने। यह सत्याग्रह में कभी भी हिंसा का प्रयोग नहीं होगा। ओके साक्षी, चलिए गांधी ने सत्याग्रह में अंतर बताया और निष्क्रिय प्रतिरोध में भी अंतर बताया। तो अंतर देख लेते हैं क्या है, ये है आपके अंतर। निष्क्रिय प्रतिरोध क्या बात करता है, हिंसा का उपयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि यह दिए गए संदर्भ में हिंसा का उपयोग करने के लिए उपयुक्त नहीं होगा। यदि परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो हिंसा का उपयोग किया जा सकता है। देखिए, अर्थात परिस्थितियों के अनुसार यहाँ हिंसा का प्रयोग किया जा सकता है। गांधी ने बताया कि निष्क्रिय जो प्रतिरोध है उसमें हिंसा का प्रयोग किया जा सकता है अगर परिस्थितियां मांग करती हैं तो। ठीक है, इसमें व्यक्ति के प्रति शत्रुता की भावना होती है, मतलब हम दुश्मन के रूप में देखते हैं। तो उन्होंने कहा निष्क्रिय प्रतिरोध हमारे लिए नहीं है। अब सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह हिंसा को पूरी तरह से अस्वीकृत करता है, मतलब एक रिजेक्शन दे देता है वायलेंस को कंप्लीटली। ओके, वह
अहिंसा में विश्वास की वस्तु है, आचार विषयक है, सत्याग्रह आचार विषयक है, मतलब अहिंसा को मानते हैं। ओके। और अगला पॉइंट है बुराई करने वाले के खिलाफ कोई दुर्भावना नहीं होगी, बल्कि बुराई के खिलाफ सत्याग्रह का उद्देश्य बुरे कार्य करने वालों को एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करना है। मतलब हर बुरे इंसान को अच्छा बनाएंगे तभी समाज अच्छा बनेगा। ओके, क्लियर? यस। निष्क्रिय प्रतिरोध अरबिंदो सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो गरम दल के नेता है। ओके। यस, गांधी जी अहिंसा के पुजारी है। चलो, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट का अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, नहीं तो एक बार थम्स अप दीजिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है? सत्याग्रह क्या है, निष्क्रिय प्रतिरोध क्या है, पैसिव रेसिस्टेंस क्या है ना? ओके, वेरी गुड। ओके, निष्क्रिय प्रतिरोध सोनिया सिंपल सा है। निष्क्रिय प्रतिरोध जैसे मान लीजिएगा, निष्क्रिय प्रतिरोध में क्या है, आपके ऊपर अगर गवर्नमेंट क्या कर रही है, या मान लीजिए ब्रिटिश शासन जब जनता के ऊपर ज़्यादा विरोध हिंसा कर रहा है तो परिस्थितियां कैसी होंगी, हिंसा वाली, है ना? जो भी वहाँ एक पोजीशन हो गई है कि वहाँ गोली चल रही है, वहाँ लोगों को डंडे मारे जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? तब हम लोग निष्क्रिय प्रतिरोध में कहते हैं, तब हम लोग क्या करेंगे? अहिंसा नहीं करेंगे, तब हम लोग हिंसा भी कर सकते हैं। और यहाँ गांधी जी क्या कहते हैं, देखिए, यहाँ हिंसा का प्रयोग किया जा सकता है और यहाँ हिंसा को पूरी तरह से कंप्लीटली रूप में रिजेक्ट कर दिया जाता है। ओके, सिर्फ इतना याद रखना है आपको। साक्षी किसमें जन आंदोलन? सबने अवज्ञा आंदोलन, है ना? कई आंदोलन है गांधी जी के। ओके, याद रखिए। ओके सोनिया, क्लियर है आपको? चल, आगे बढ़ा जाए। तो गांधी के अनुसार सत्याग्रह को जीवन के सभी पहलुओं, आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक, सभी में लाना चाहिए। यहाँ तक कि विदेश नीति में भी लागू करना चाहिए। ओके। विदेशी आक्रमण के मामले में वह एक मानव श्रृंखला बनाने की सलाह देते हैं, एक मेकिंग ह्यूमन चेन की बात करते हैं। स्वराज क्या है, स्वराज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फ्रीडम अर्थात स्वतंत्रता को स्वराज कहते हैं। ओके। अधिकतर जनता में सभी ने भाग लिया था। ओके, सबने अवज्ञा आंदोलन, है ना? निष्क्रिय प्रतिरोध में यस यस करिश्मा, वेरी गुड। यस, निष्क्रिय प्रतिरोध। ओके, वेरी गुड विश्वजीत। चलिए, तो स्वराज की अवधारणा क्या है? स्वराज स्वतंत्रता को कहा जाता है, और हालांकि औपचारिक रूप से पूर्ण स्वराज 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य बन गया था, और 1929 में नेहरू ने पूर्ण स्वराज का आह्वान भी किया था। गांधी जी स्वराज राजनीतिक स्वतंत्रता से परे हैं। गांधी जी सिर्फ स्वतंत्रता किसकी बात करते हैं? राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। लेकिन नेहरू कहते हैं पूर्ण स्वराज चाहिए हमें, पूरी स्वतंत्रता। हम अपने कानून अपने स्वयं बनाएंगे, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक एवं सामाजिक, पूरी तरह से पूरा हमें स्वराज चाहिए। जब 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग हुई तो देश आजाद करने की मांग उठी। ओके, स्वराज का उनका विचार कहाँ से लिया? मंडुक उपनिदेश से लिया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि स्वराज का जो विचार लिया है गांधी जी ने, वो किस उपनिषद से लिया है? तो मंडुक उपनिषद से लिया है। ओके, याद रखिएगा। स्वराज का अर्थ है स्वशासन, ना कि स्वशासन। स्वराज का अर्थ क्या है? सेल्फ रूल एंड नॉट सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, स्वयं का शासन होगा, हमारे ही द्वारा कानून बनाएगा और हम ही लोग शासन करेंगे। ओके, यह स्वयं पर व्यक्ति का नियम है। स्वराज किसी की इच्छाओं पर नियंत्रित नहीं होगा।
यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार की इच्छाओं पर नियंत्रित नहीं होगा। ओके, वो है स्वराज। देखिए साक्षी, अगर प्रथम जन आंदोलन कहाँ हुआ था, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से अपना जो विरोध के लिए आपका आंदोलन किए थे। ठीक है, अब आप पूछ रही हैं तो क्वेश्चन पूरा क्या था ये बताइए कॉलेज में, कि गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन कौन सा है ना। तो जन आंदोलन फिर वहाँ नाम दिए गए होंगे, उस हिसाब से हम लोगों को चूज करना पड़ेगा। ओके, वैसे गुड्डू ये सही कह रहे हैं कि चंपारण जो पहला उनका जन आंदोलन था तो इंडिया में था। ओके, अगर वहाँ साउथ अफ्रीका में दिया होगा तो पहले साउथ अफ्रीका का। ओके, याद रखिए, जन आंदोलन जिसमें जनता शामिल हुई थी तो वो आपका चंपारण है। ओके, क्लियर हुआ। चलिए, गांधी के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी, अपने आप में एक अंत है, लेकिन स्वराज के लिए पहला कदम। वो कहते हैं हमें राजनीतिक, यस ईयर से पता चल जाता है। अब एक चीज याद देख लीजिए, गांधी जी राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, वो कहते हैं जो हम लोगों ने स्वराज के लिए पहला कदम उठाया वो राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग है, लेकिन हमें चाहिए पूरा स्वराज है। गांधी जी ने धीरे धीरे जो भी स्टेप बाय स्टेप काम किए, लेकिन नेहरू ने कहा हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं। तो गांधी के अनुसार जो राजनीतिक स्वतंत्रता, वो कहते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, अपने आप में एक अंत है। ठीक है, राजनीतिक स्वतंत्रता, लेकिन स्वराज के लिए ये पहला कदम है। हम लोग पहले राजनीतिक स्वतंत्रता लेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अपना लीडर स्वयं चुनेंगे, अपने कानून लीडर स्वयं चुनेंगे, हमारी जो भी समस्याएं होंगी हमारा लीडर कहेगा, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो ये जो था वो पहला कदम स्वराज के लिए था। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि स्वराज के लिए पहला कदम कौन सा था, राजनीतिक स्वतंत्रता थी। गांधी का स्वराज केवल विदेशी शासन से लोगों की मुक्ति नहीं था, बल्कि लोगों को स्वराज देना था। पूर्ण स्वतंत्रता की स्थिति को मानव गर्मा की अवधारणा पर आधारित है। ओके, ये चीज याद रखिए। इस प्रकार आदर्श राज्य राम राज्य एवं राज्य विहीन समाज होगा, जहाँ लोग अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखेंगे एवं बाहरी सत्ता की कोई जरूरत नहीं होगी, सारे लोग सहयोग से रहेंगे। राम राज्य या राज विहीन समाज की बात करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, अराजकतावादी या अराजक दार्शनिक। गांधी जी ने अपने स्वयं को कहा कि मैं अराजक दार्शनिक हूँ। ओके, जिसे राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है, राम राज्य होगा जिसमें सभी लोग स्वतंत्र होंगे, सभी लोग का जो भी नियम होंगे राज्य के सहयोग होंगे वो सब लोग मान रहे होंगे। ओके, क्लियर, याद रखिएगा। चलिए, अब आता है गांधी टॉक अबाउट स्वराज एट वर्टिस लेवल। तो सेल्फ रूल्स क्या होता है उनके बारे में बात की है, व्यक्तिगत स्तर, आत्म संचालन, स्वयं के द्वारा चलना, सेल्फ रूल। ओके, सामाजिक स्तर, स्वराज का अर्थ है सामाजिक स्तर में क्या है, अनटचबिलिटी को लागू करना, मतलब जो छुआछूत है उसको हटाना। ठीक है, सांप्रदायिकता का उन्मूलन, किसी प्रकार का धर्म विरोध ना हो। ओके, राजनीतिक स्तर पर स्वराज क्या होगा, स्वराज राजनीतिक स्तर पर पंचायती राज पर आधारित होगा, आत्मनिर्भर ग्राम स्वराज होंगे। आज गांव में जो कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है, गांव में प्रधानी के चुनाव होते हैं, तो राजनीतिक स्तर पर ही बात करते हैं। देखिए साक्षी, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। ठीक है, अभी यार 2 मिनट रुकिए, इसे हम थोड़ा देख लेते हैं। ब्लैक बैकग्राउंड, अच्छा चलिए मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, क्योंकि अब इसे तो चेंज तो नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन आपको जो पीडीएफ मिलेगा उसमें क्लियर है। ठीक है, तो सोशल लेवल में बात करते हैं वो स्वराज में, कि सोशल लेवल क्या होगा, ये व्यक्तिगत सॉरी सामाजिक स्तर क्या होगा, उसके बारे में वो बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो छुआछूत है, अस्पृश्यता अर्थात अनटचेबिलिटी है, उसे खत्म करने की बात करते हैं। ओके, सामाजिक स्तर पर ये चीज याद रखिएगा स्वराज में। और अगला है पॉलिटिकल लेवल, अर्थात राजनीतिक
राजनीतिक स्तर में क्या है, वो कहते हैं कि जो गांव के स्तर पर राजनीति है, गांव के स्तर पर एक प्रधान होगा, होता है, ग्राम पंचायत होगी, ग्राम सभा होगी, ये सारी चीजों के बारे में बात करते हैं कि एक छोटे स्तर पर जो भी समस्याएं होंगी वो वहीं के लोग समझ सकते हैं, ना कि शहरों में बैठे बड़े बड़े ऑफिस में वो लोग समझेंगे। ओके, याद रखिए। अगला पॉइंट है इकोनॉमिक लेवल। यह साक्षी आर्टिकल 70। इकोनॉमिक लेवल अर्थात आर्थिक स्तर में क्या है कि कुटीर उद्योग की बात करते हैं ये इकोनॉमिक में, कुटीर उद्योग की बात करते हैं, मतलब लघु उद्योग, है ना, इनको लाने की बात करते हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन के बजाय जनसमूह के बारे में बात करते हैं, मास प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। ओके, क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्रीज अर्थात कुटीर उद्योग के बारे में बात करते हैं कि मास प्रोडक्शन जन समूहों द्वारा उत्पादन किया जाना चाहिए, जिससे कि सभी लोगों के पास एक आर्थिक स्वराज एवं आर्थिक राज्य, है ना, आर्थिक मदद मिल सकती है सभी को। ओके, ये बड़ी बड़ी मशीनों का बहिष्कार करते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ याद रखिएगा, गांधी जी बड़ी बड़ी मशीनों का बहिष्कार कब करते हैं और क्यों करते हैं? क्योंकि अगर बड़ी मशीन लगाने से लोगों का नुकसान हो रहा है तो हम, वो कहते हैं, तो हम इनका विरोध करते हैं। अगर बड़ी मशीनों से लोगों को रोजगार मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल रहा है, तो आप खूब लगाइएगा। ठीक है, तो इसलिए गांधी जी ये कहते हैं कि रोजगार का सपोर्ट करते हैं, बड़ी मशीनों का विरोध करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं करते हैं। ओके, याद रखिए। अगला है सांस्कृतिक कल्चरल लेवल क्या है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें स्वराज का अर्थ है दूसरों की संस्कृति का अनादर बिना किए। कल्चरल लेवल में इतना याद रख लीजिएगा कि दूसरों की संस्कृति का विरोध नहीं करेंगे, है ना, ना दूसरों की संस्कृति का अनादर करेंगे, मतलब सम्मान करेंगे उनकी संस्कृति का, और अपनी भी संस्कृति का सम्मान करेंगे। ओके, ये है कल्चर लेवल में स्वराज, कि दूसरे की संस्कृति का भी आप क्या करेंगे, सम्मान, और अपनी भी का भी करेंगे। ओके, दूसरे का विरोध नहीं करेंगे, हरदम ये नहीं कहेंगे कि हमारी संस्कृति अच्छी है तुम्हारी खराब, ये नहीं करेंगे। ओके, ये इनका स्वराज की कुछ लेवल है, तो इनको आप पढ़िएगा। ओके, ग्रीन कलर है इस वजह से यहाँ साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आगे कोशिश करूंगा ग्रीन नहीं लाऊंगा। ओके, चल। अरस्तु जैसे उन्होंने भी संपत्ति व्यक्तिगत और उपयोग सार्वजनिक है। साक्षी, हाँ, लेकिन यहाँ भी है, लेकिन एक चीज समझ लीजिएगा, यस यस, ओके करिश्मा, यस, जो है वेरी गुड। तो अरस्तु जैसे तो हम लोग कह नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उनसे भी ये प्रभावित थे। ठीक है, जान लीजिएगा। ओके, साक्षी क्लियर है आपका? चलिए, अब आता है सर्वोदय। सर्वोदय का आप लोग अर्थ समझते होंगे। सर्वोदय अर्थात सभी का उदय, इसे कहते हैं सर्वोदय। ये किससे लिया है इन्होंने? सर्वोदय की अवधारणा जॉन रशियन से लिए, उनकी अनटू द लास्ट पुस्तक जो है इससे लिया है। तो समाज के प्रति गांधी का दृष्टिकोण था गैर वितरणात्मक न्याय के लिए, हिंसक समाजवाद के लिए। वह यह असत्य की एकता की अवधारणा पर आधारित है। मतलब क्या है, इसे थोड़ा समझ लीजिएगा। ये सभी का उदय, यस, इसमें सर्वोदय में क्या होता है कि जितने भी निम्न स्तर के लोग हैं या निम्न जाति के लोग हैं, हम लोग काम ऐसे करेंगे या ऐसे रोजगार इस्टेब्लिश करेंगे जिनसे सभी का उदय हो सके। ओके, सिर्फ इतना ही याद रखना है। अब आता है श्रम की गरिमा, ये हम आपको बता चुके हैं। सर्वोदय में, सबके उदय में कुछ कंपोनेंट अर्थात तत्व हैं सर्वोदय के, जिसमें आता है ब्रेड लेबर। ब्रेड लेबर क्या है और किससे लिया है, ये आपको मैंने बताया था, तो याद रखिएगा किससे लिया है। चलिए आंसर कीजिए, स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको। सर्वोदय किससे लिया है, श्रम की गरिमा किससे ली है?
हाँ, उदय, उत्थान ये सब हो सकता है। यस, वेरी गुड। चलिए, तो गांधी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रोटी लेने से पहले किसी प्रकार का श्रम या शारीरिक श्रम करना चाहिए। वो कहते हैं अगर आप कोई भी मतलब अपनी रोटी कमाते हैं, अपना खाना या अपनी जो रोजी रोटी कमाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए थोड़ा बहुत शारीरिक श्रम करना चाहिए। शारीरिक श्रम अर्थात कुछ काम करना चाहिए, तभी आपको चीजें मिलती हैं। जैसे मान लीजिएगा आज अगर आप लोग हैं, देखिए स्टूडेंट कई होते हैं जिनको सारी चीज़ें हाथ पर मिल जाती हैं, जिन्हें मेहनत बिना किए ही मिल जाती हैं, तो उन्हें उन चीज़ों का एहसास नहीं होता है। लेकिन वो स्टूडेंट जो साथ में पढ़ रहे हैं और अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने खर्चे के लिए कहीं और जाके काम भी कर रहे हैं, तो उन्हें पता है एक शारीरिक श्रम क्या है। उन्हें अपने श्रम की एक गरिमा होती है कि हम जो काम कर रहे हैं उसका सम्मान हम करते हैं, क्योंकि उसी से हमें क्या मिल रहा है, शाम की रोटी मिल रही है और उसी से हम अपनी पढ़ाई का खर्चा चला रहे हैं। वो होती है श्रम की गरिमा। ओके, तो अगर देखा जाए, वो कहते हैं अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आप पहले श्रम थोड़ा कर लीजिए, शारीरिक श्रम, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि शारीरिक श्रम में कितनी मेहनत होती है और अन्य लोगों के द्वारा किए गए काम का विरोध या उसे गलत नहीं करेंगे और उसका भी सम्मान करेंगे, चाहे फिर वो कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे फिर वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे आपके ऑफिस बॉय हो, चाहे कोई। ओके, क्लियर है यहाँ तक? श्रम की गरिमा यही कहती है। इस तरह हम उन लोगों को पीड़ा एवं कठिनाइयों को महसूस कर सकते हैं जो शारीरिक श्रम करते हैं। तो वो कहते हैं यही बात उन्होंने कही है जो हम आपको पहले बता चुके हैं, जो पर्सन परेशानी देखता है वही उसकी ज़्यादा कीमत समझता है। यस यस, वेरी गुड करिश्मा। तो वही है, उन्होंने कहा है कि जो लोग पीड़ा एवं कठिनाइयों से को महसूस करते हैं, जो शारीरिक श्रम में लगे लोग हैं, जैसे मान लीजिए लेबर है, ठीक है, लेबर जो काम कर रही है, मान लीजिए कोई ईंटा उठा रही है और आपका मकान बना रही है, तो आप लोग क्या करते हैं कि 500 रुपये दिया उसे दिन का और उससे काम कराया, ठीक है, उसने काम किया, आपने उसके काम का सम्मान नहीं किया। तो वो सिर्फ गांधी जी ये कहते हैं आप काम का सम्मान कीजिए, और अगर नहीं करते हैं आप सम्मान तो ये गलत है। सम्मान कैसे कीजिए, अगर आप एक बार ईंट उठा के देखिएगा और लगा के भी देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कितनी मेहनत लगती है, तब आपको पता चलेगा कि हम जो 500 रुपये दे रहे हैं वो भी कम है। ओके, पूरा दिन का 8-9 घंटे का आप 500 रुपये दे रहे हैं वो भी कम है। तो वो कहते हैं आप पैसा दे रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ थोड़ा उसका सम्मान भी कर दीजिएगा, उसका उसके काम की थोड़ी गरिमा होती है वो कर दीजिएगा, वो अच्छा रहेगा, तो उससे थोड़ा अच्छा लगेगा। यस, जैसे मान लीजिए अगर आप घर में किचन में काम करते हैं, रोटी बनाते हैं और रोटी जल जाती है, थोड़ी बहुत जल जाती है, तो आप जैसे मम्मी बनाती हैं, जब रोटी थोड़ी बहुत जल जाती है तो आपके एक अलग ही नखरे होते हैं कि मम्मी ये रोटी जल गई है, हम नहीं खाएंगे, ये वो। और जब आप बनाइएगा और आप तो मम्मी से भी ज़्यादा ही रोटी जला लेंगे, तब आपको टेस्टी लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि आपने स्वयं बनाई है, उसमें आपने अपना श्रम जोड़ा है। ओके, ओके, हाँ हाँ, ओके, चलिए। अगला आता है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ये हम लोगों ने अपनी जो क्लासेस की थी बेसिक कॉन्सेप्ट वाली, उसमें हमने बताया था। ओके, तो ये भी देख लीजिए, गांधी के अनुसार सभी प्रकार के कार्यों को निपटाना चाहिए एवं समान सम्मान के साथ, क्योंकि प्रत्येक कार्य समान रूप से महत्वपूर्ण है, चाहे लेबर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे टीचर हो, सभी समान रूप से समान, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। ओके, अगला है ट्रस्टीशिप थ्योरी। ट्रस्टीशिप थ्योरी में वो कहते हैं गांधी वर्ग संघर्ष की मार्क्सवादी अवधारणा को खंडन करते हैं, अर्थात उसे मना कर देते हैं, और उनका मानना था कि वर्गों के बीच सद्भाव है। गांधी जी हरदम बात ये करते हैं वर्गों के बीच किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं है। गांधी जी के अनुसार वर्गों के बीच जो पूंजीपति वर्ग है या फिर सरबराह वर्ग है, उनके बीच क्या है, सद्भावना, सहयोग, सहिष्णुता है, कोऑपरेशन है उन सबके बीच। और कैसे है, तो वो कहते हैं कि पूंजीपतियों को आप सभी लोग पूंजीपतियों का हृदय परिवर्तन करें। कैसे करें? कि पूंजीपतियों को खुद को पूंजी का मालिक नहीं मानना चाहिए। वो कहते हैं आप पूंजीपतियों से कहिए कि जो आपकी पूंजी है वो आपकी पूंजी नहीं है, वो सभी लोगों की पूंजी है, सिर्फ आप उस पूंजी की एक संरक्षक अर्थात एक गार्जियन है जिसकी आप सुरक्षा करके बैठे हैं। उस पूंजी को सभी के हित में लगाया जा सकता है। ओके, तो उन्होंने कहा आपको पूंजीपति का हृदय परिवर्तन करना पड़ेगा,
उसे बताना पड़ेगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप एक गार्जियन हैं पूंजी के, है ना। ये सारी चीज़ें उन्होंने बात की है। तो उन्होंने कहा है कि पूंजी सामाजिक उत्पादन है, पूंजीपति को चाहिए कि वह अपनी पूंजी का ट्रस्टी समझे, अर्थात एक ट्रस्ट चला रहा है, एक संरक्षक या गार्जियन समझे। उसे वह राशि रखनी चाहिए जो वह उसे उद्योग चलाने के लिए आवश्यक समझता है, और शेष राशि श्रमिकों एवं समाज की भलाई के लिए दी जानी चाहिए। ये बात करते हैं कि जो पूंजीपति अपनी फैक्ट्री चला रहा है चलाए, सिर्फ उतनी पूंजी रख ले जिसमें उसकी उद्योग चल सके, है ना। और बकाया जो उसने एक्स्ट्रा कमाया वो वेलफेयर के लिए स्टेट को दे दे, लोगों में बांट दे, श्रमिकों को दे दे। ठीक है, ये चीजें हैं। यस यस, चलिए। गांधी ने सर्वोदय का अर्थ है सभी का उत्थान, ये हमने आपको बता ही दिया। सच्चा स्वराज वही है जहाँ गरीबों से गरीब भी सम्मान साथ रह सकें, है ना। उन्होंने निजी संपत्ति के अधिकार को उस सीमा तक स्वीकार किया जहाँ व्यक्ति के शारीरिक, नैतिक एवं मानसिक कल्याण के लिए आवश्यक है। संपत्ति का अधिकार वहां तक लोगों के पास है जहां तक व्यक्तियों के अन्य व्यक्तियों के लिए फिजिकल, मोरल एवं मेंटल वेल अच्छे हो। ओके, अब आता है क्रिटिसाइज ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, है ना। तो उन्होंने कहा आधुनिक समाज या सभ्यता जो है वो शैतानी है। क्यों शैतानी है? क्योंकि उन्होंने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में आधुनिक सभ्यता की आलोचना की है। आधुनिक सभ्यता में उन्होंने काउंटर अधिपत्य स्थापित किया है, यह गांधी की स्थिति का युद्ध है। अर्थात आधुनिक सभ्यता के आलोचक रहे हैं। काउंटर अधिपत्य अर्थात एक कल्चर हेजिमनी होती है, हेजिमनी के प्रति एक काउंटर, मतलब एक अपना आधिपत्य बना लेना अन्य पर। जैसे ब्रिटिश सरकार ने अपना आधिपत्य बना लिया तो हम लोगों ने उसके प्रति एक काउंटर किया, और काउंटर हेजिमनी हम लोगों ने बना ली। ठीक है, यही गांधी जी का स्थिति का युद्ध है, पोजीशन ऑफ वॉर या वॉर ऑफ पोजीशन। ठीक है, एक स्थिति का युद्ध कहते हैं। जैसे उन्होंने हमारे ऊपर आधिपत्य जमाया, हम लोग भी कैसे जमाएंगे? एक हृदय परिवर्तन करके, अहिंसा के रूप में। ओके, वह औद्योगिकीकरण एवं मशीनीकरण के आलोचक है, क्योंकि यह मनुष्यों को नियंत्रित करने वाली मशीनों में परिणत है। अर्थात मशीनें क्या है, जो औद्योगिकीकरण है, जो मशीनी है, उनके आलोचक हैं। और वो कहते हैं क्योंकि ये मनुष्यों को नियंत्रित करते हैं। ओके, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया है। प्रकृति के द्वारा सभी की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है, लेकिन किसी के व्यक्ति के लालच के लिए प्रकृति में संपदा का अभाव है। यस, ये गांधी जी का कोट है। काउंटर का मीन्स ये होता है, जैसे मान लीजिएगा मैंने आप पर आक्रमण किया, ओके करिश्मा, मैंने आपके ऊपर आक्रमण किया, आप उसकी प्रतिक्रिया में आप मेरे ऊपर आक्रमण करेंगे, यही तो काउंटर होता है। ठीक है, तो वो कहते हैं जिस प्रकार ब्रिटिश सरकार हमारे ऊपर शासन की है, उसी प्रकार हम लोग उसके ऊपर काउंटर करेंगे। ओके, याद रखिए। ये थोड़ा क्रिटिसिज्म उसे भी पढ़ लीजिएगा आप, मॉडर्निटी के बारे में, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, गांधी ऑन स्टेट, दार्शनिक अराजकतावादी के बारे में बात करते हैं। फिलोसफिकल ऑफ एनार्किस्ट, तो गांधी जी कभी भी कौन नहीं थे? गांधीवादी नहीं थे। ये चीज आपको क्लियर हो गई हो। अब गांधी के आगे जो भी थिंकर आएंगे, जो अपने आप को गांधी के विचारों से प्रभावित मानते हैं, उन्हें हम गांधीवादी कहते हैं। ओके, प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया नहीं आती है, देखिए एक्शन लेना। ठीक है, हमारे अगेंस्ट कोई एक्शन लेना, वो होता है। ओके, गांधी राज्य के खिलाफ थे क्योंकि राज्य नहीं, अहिंसा के आदर्शों के अनुकूल है। ओके, क्योंकि राज्य हरदम हिंसा करता है, इसलिए उन्होंने राज्य के खिलाफ है। ओके, गांधी क्लियर। उन्होंने सीमित राज्य भी जबरदस्ती का प्रयोग करता है, इसलिए राज्य हमारी कमजोरी पर प्रतिबिंबित है, क्योंकि हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। राज्य अहिंसा को नहीं समझता है क्योंकि उसके पास आत्मा नहीं है। राज्य के पास आत्मा नहीं है, जीवन नहीं है, इसलिए वो क्या नहीं समझ सकता? हिंसा, अहिंसा नहीं समझ सकता। ठीक है, राज्य में हरदम पुलिस रहती है तो पुलिस हिंसा का प्रयोग करती है। ओके, उनका राम राज्य एवं उनका राम राज्य एक राज्य विहीन समाज है। जो राम राज्य है राज्य विहीन, इसमें राज्य नहीं होगा। ओके, राम राज्य क्या है इसे भी समझ लीजिए, व्यक्ति को केंद्र में रखकर विकेंद्रीकरण पर आधारित है। मतलब व्यक्ति को केंद्र में रखेगा कि व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई भी नुकसान ना हो, कोई भी पॉलिसी बनाए। ओके,
हाँ बोल सकते हैं, लेकिन काउंटर हेजेमनी ज़्यादा ठीक रहेगा। जो पॉलिटिकल एक टर्म होती है उसे हम लोग यूज करेंगे तो ज़्यादा ठीक है। ओके करिश्मा। अब गांधी का मीन्स एंड एंड्स, साधन एवं साध्यों पर गांधी के विचार, ये आपको मैंने बताए हैं तो इनको आपको पता है। और गांधी ने नैतिकता एवं धर्म की राजनीति को अलग करने के लिए मैकियावेली के दृष्टिकोण के आलोचक हैं। गांधी ने मैकियावेली ने क्या कहा था, राज्य अलग होगा एवं चर्च एवं धर्म अलग होगा, कहा था ना, राज्य अलग चर्च धर्म अलग। ओके, तो गांधी जी मैकियावेली के जो कथन है उनके बहुत आलोचक रहे हैं। गांधी जी ने कहा हम लोग धर्म को साथ लेकर ही राजनीति या राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं और स्वतंत्रता पा सकते हैं, क्योंकि लोग धर्म से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ओके, और गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया है, ये भी चीज़ नोट कर लीजिएगा। वर्ण व्यवस्था को सपोर्ट करते हैं गांधी जी। यस करिश्मा, यस। साक्षी समाजवादी नहीं कहेंगे गांधी को, गांधी को अराजकतावादी कहेंगे। ओके, अगला पॉइंट है वो है अपने राजनीतिक गुरु गोखले से बहुत गुरु गोखले से बहुत प्रभावित थे, राजनीति के आध्यात्मिकरण की आवश्यकता की बात करते थे, स्पिरिचुअलाइजेशन के बारे में बात की है, एवं गोखले से बहुत प्रभावित थे। ओके, याद रखिएगा। गांधी ने साधनों की शुद्धता पर भी जोर दिया है। गांधी धर्म के बिना राजनीति एक मृत्युजाल है, तो ये चीज याद रख लीजिएगा। धर्म के बिना राजनीति एक मृत्युजाल है, कौन कहता है, गांधी जी कहते हैं। ओके, गांधी ने साधनों की शुद्धता, मतलब जैसे आपके साध अच्छे होंगे तो साधन भी आपके अच्छे होंगे, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। हम गलत साधन के साथ सही छोर तक नहीं पहुंच सकते हैं, ये चीज भी हमने आपको बताई है। अपने साध्य एवं साधनों के सिद्धांत को स्वतंत्रता संग्राम के तरीके से चुनना लागू किया। स्वतंत्रता संग्राम को सत्याग्रह होना चाहिए, इसका अर्थ है अहिंसक होना चाहिए। ओके सर, वर्ण व्यवस्था में ऊंच नीच है, फिर गांधी जी इसे मानते हैं। यस, गांधी जी ने इसे माना है। ओके, इसीलिए तो गॉडसे ने मारा था, क्योंकि ये भेदभाव कर रहे थे, भेदभाव हो रहा था और धर्म को मान रहे थे। तो लोगों में क्या आ रहा था कि लोगों को अंदर ये आ रहा था कि यार अब हम लोग कैसे साथ रहेंगे, क्योंकि जब एक विचार उत्पन्न होता है तो लोगों के अंदर नई नई बातें आती हैं। ओके, गॉडसे ने ये भी कहा था, गांधी अच्छे थे लेकिन गांधी के विचारों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ भी रहा था उस समय। ठीक है, उस समय गांधी जी को मानना भी ये समझ लीजिए गॉड के हिस्से के अनुसार ठीक ही था, क्योंकि अगर उस समय गांधी जी के अनुसार चलते तो हो सकता था सारी चीजें अस्त व्यस्त होती, लेकिन ठीक था, अच्छी भी है अभी भी। हाँ, धर्म भी मानते थे, सबको सम्मान करते थे। ओके, अब नई तालीम क्या है, नई शिक्षा के बारे में, शिक्षा की एक पद्धति है। इन्होंने बताया है कि जीवन को किताबों से सीखने के बजाय जीवन को पुस्तक से सीखना चाहिए, जीवन की पुस्तक से सीखना चाहिए। नई तालीम, ठीक है, ये शिक्षा की एक पद्धति है। तो इन्होंने कहा है जीवन को किताबों से सीखने के बजाय जीवन की पुस्तक से हमको सीखना चाहिए। जीवन की पुस्तक अर्थात हमें अपने जीवन में अनुभव करके चीजें सीखना चाहिए। ओके, क्लियर। उनके अनुसार शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, हम लोग सीखते रहते हैं, एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। उनके अनुसार शिक्षा योजना ने शरीर मन और आत्मा के विकास पर जोर दिया है। ओके, सीखते हुए कमाई का सुझाव दिया है, अर्निंग व्हाइल लर्निंग। इन्होंने एक चीज देख लीजिए, जो आपके यहाँ आईटीआई चलते हैं, वोकेशनल कोर्सेज चलते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभावित गांधी से ही है, क्योंकि आपको एक ऐसी शिक्षा देना जिससे कि आप अपने खर्चे उठा सकें। और ये भी बात कहते हैं कि आप जैसे अभी पढ़ रहे हैं तो आप 16 18 या 20 की उम्र हो चुकी होगी आप लोगों की, तो वो कहते हैं आप पढ़ते पढ़ते समय अपना खुद का खर्चा भी उठाना सीखिए। शिक्षा के साथ आप कहीं काम कर लीजिएगा, है ना। तो इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने, कि दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी शिक्षा का खर्च उठाने में सक्षम होना चाहिए, ये बात वो कहते हैं। ओके, वे गृह नर्सरी, गृह विज्ञान नर्सरी, वानिकी आदि पढ़ाने के पक्षधर हैं।
क्योंकि इनसे क्या होगा, लोग सीखेंगे कुछ और अपना पैसा भी कमाएंगे। ओके, यस, पार्ट टाइम जॉब आप कर सकते हैं। यस साक्षी, बाण यही होता है। इनके कुछ कोट्स हैं, कथन है, उनको हम लोग देख लेते हैं। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, है ना। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इतने भूखे हैं कि भगवान उन्हें रोटी के रूप में दिखाई दे सकता है। तो भगवान हर जगह है, कण कण में भगवान है। जब लोग भूखे होते हैं तो कभी भी अगर आपने देखा होगा, बेगर भिखारी होते हैं, अगर आप उनको, वो काफी समय से भूखा होगा और आप उसे कुछ लेके दे देते हैं, तो वो क्या कहता है, हे भगवान आपने मेरी सुनी। तो उसे उस रोटी के रूप में भगवान दिखते हैं, कोई भी, है ना। भगवान हर जगह है। और जब आप काम करते हैं, किसी व्यक्ति की मदद करते हैं, तो आप किस रूप में, कि हम भगवान की मदद कर रहे हैं, ईश्वर की मदद कर रहे हैं। ओके, यही राम राज्य। जब भी आपका सामना किसी विरोधी से हो तो उसे प्रेम से जीतो। जब भी आपका कोई भी सामना हो, विरोधी से हो, लड़ाई झगड़ा हो, तो आप उसे प्रेम से जीते। ये बात उन्होंने कही है। मैं उसे धार्मिक कहता हूं जो किसी अन्य की पीड़ा को समझता है। ये धार्मिक क्या है, देखिए इनका धर्म क्या है, मतलब सभी के लिए धर्म, ठीक है। लोगों ने समझा धर्म अलग है, लेकिन इनका जो धर्म है कि लोगों को, एक धर्म को राजनीति से जोड़ देंगे तो क्या होगा, लोग धर्म की बात ज्यादा मानते हैं। मानते हैं, जब धर्म कहेगा उनका कि आपको स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो आप राजनीति के रास्ते चलेंगे, तब हम लोग स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे। मतलब एक स्वतंत्रता प्राप्त करने में हम लोग धर्म का यूज करेंगे, ये कहा था गांधी जी। ओके, इसलिए वो मैकियावेली के थोड़े विरोध भी, आलोचक भी रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मैं उसे धार्मिक कहता हूँ जो अन्य की पीड़ा को समझता है। स्वतंत्रता और लोकतंत्र अपवित्र हो सकते हैं जब उनके हथियार निर्दोष रक्त से लाल हो। वो कहते हैं स्वतंत्रता और लोकतंत्र ये अच्छे रास्ते हैं, तो इनके साधन भी अहिंसा होना चाहिए, ना कि हिंसा। अगर हिंसा होगी तो रक्त बहेगा और ऐसी चीजें प्राप्त करना अपवित्र हो जाती है। तो स्वतंत्रता और लोकतंत्र पवित्र होता है। ओके, अगला है वास्तविकता, जरूरतों और क्रमिक चाहतों के बीच अंतर करें, इच्छा को नियंत्रित करें। इच्छा आपकी नियंत्रित होना चाहिए, जो आपकी चाहत है उसमें थोड़ा थोड़ा आप लेते रहिएगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक। ये भी कोट है, ये भी याद कर लीजिएगा। एक बहुत अच्छा कोट है, खिड़कियां खुली रखो और दरवाजे बंद किए रखो। मतलब क्या है कि आप अपने विचारों से जुड़े रहिएगा और दूसरे के विचारों को भी स्वीकार कर लीजिएगा। ये नहीं कि दूसरे के विचारों से आप परिवर्तित हो गए और अपने ही विचार छोड़ दिए, ये नहीं होना चाहिए। ओके सर, जब गांधी जी इतने अच्छे विचार रखते हैं तो फिर भारत विभाजन क्यों होने दिया हिंदू मुस्लिम का भेद करके? देखिए, यही चीज हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। गांधी जी ने कभी भी, अगर गांधी जी ये बात नहीं रखते हिंदू मुस्लिम विभाजन वाला, तो वहां हम लोग स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पाते, ठीक है। क्योंकि गांधी जी ने अपने समय के टाइम डिसीजन लिए, और उस समय कैसा समय था, ना आप जानते ना हम जानते, ठीक है। और हम लोग इस समय सोच रहे हैं गांधी के बारे में, कैसे सोच रहे हैं, हम लोग इस समय की अपेक्षा सोच रहे हैं, उस समय के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो गांधी जी ने जो धर्म की बात की थी, क्योंकि हर धर्म अलग अलग बटाता है, हिंदू मुस्लिम लीग बन चुके थे उस समय, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, जब वर्ल्ड वॉर चल रहे थे तो ब्रिटिश सरकार ने भी मदद मांगी थी कि आप हमारी मदद करेंगे तो हम आपको एक डोमिनियन स्टेट बना देंगे, आपको अलग अलग हम बांट देंगे। तो ब्रिटिश सरकार समझ गई थी कि फूट डालो राज करो। इसलिए गांधी जी ने कहा कि हम लोग राजनीति को धर्म से जोड़ेंगे और सभी लोग आजादी के लिए लड़ेंगे। और जब आजाद हुआ देश तो जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग कर ली और फिर पाकिस्तान बन गया। ओके, ये चीज याद रखिए। साक्षी जी मुस्लिम लीग, ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को? आई होप अब आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होंगी, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, 2 मिनट वेट करिएगा। और यहाँ तक अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो तो बताइएगा। राम राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें किसी प्रकार का राज्य नहीं होगा, सारे व्यक्ति एक दूसरे की मदद कर रहे होंगे। ओके, हाँ बताइए क्या प्रश्न है विश्वजीत? चलिए, एक क्वेश्चन यहाँ लिखिएगा तब तक। ओके,
धर्म को अलग करने की राजनीति को तो अंतिम गवर्नर ओके बता दें। करिश्मा ये बात क्या कह रही है, धर्म को अलग करने की रणनीति को तो अंतिम गवर्नर माउंटबेटन ने किया था। माउंटबेटन ने धर्म को अलग करने की रणनीति करिश्मा समझ में नहीं आया क्या पूछने। अच्छा फैलाया था ना, देखिए वो नहीं है, मैकियावेली को जब हम लोगों ने पढ़ा था उस पे आइए। ओके, मैकियावेली ने धर्म और राजनीति को अलग अलग किया था। ओके चलिए, एक क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। एक 1930 में टाइम मैगजीन ने मैन ऑफ द ईयर अवार्ड गांधी जी को दिया था 1930 में टाइम मैगजीन ने। ओके ठीक है, अगला है, ये नोट कर लीजिएगा। और अगला ये है कि जो हरिजन है, हरिजन को 3 लैंग्वेज में अलग अलग देखा जाता है। हरिजन को हिंदी में कहा जाता है हरिजन सेवक, और हरिजन को ही इंग्लिश लैंग्वेज में कहा जाता है हरिजन, और यहाँ गुजराती में इसको कहा जाता है हरिजन बंधु। ओके, इन 3 नामों से जाना जाता है। तो कभी भी पूछ सकते हैं हरिजन सेवक किसकी है। हिंदी भाषा में हरिजन को हरिजन सेवक कहा जाता है, इंग्लिश में हरिजन कहा जाता है, और गुजराती में हरिजन बंधु कहा जाता है। तो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, ये हो गया क्लियर। अब कुछ चीजें अब आप लोग पूछिएगा, अब आपके क्या डाउट है तो उन्हें हम लोग देख लेते हैं। एक और नोट कर लीजिएगा सर, हरिजन वाला रिपीट कर दीजिए। हरिजन कुछ नहीं है, एक मैगजीन है हरिजन। ओके, बस हरिजन को गुजराती में कहा जाता है हरिजन बंधु, इंग्लिश में हरिजन कहा जाता है, हिंदी में हरिजन सेवक कहा जाता है। बस इतना चीज है। ओके सर, एक क्वेश्चन है पीवाईक्यू, वो समझ नहीं आया, वो पूछना है। ओके पूछिएगा सावा हुसैन। हाँ अब रुकिए, आप पूछिएगा, क्वेश्चन डालिएगा, मैं देख लूंगा। हाँ अब किसका था। सर अभी जो राम राज्य की बात करते हैं वो गांधी से अलग है क्या। देखिए आप कह रही हैं बागेश्वर बाबा वाला, जो बागेश्वर धाम वाला राम राज्य है वो अलग है, ये अलग है, वे दोनों अलग अलग है। ठीक है, वो कोई एक चीज समझ लीजिएगा, बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री जी कोई वो तो है नहीं पॉलिटिकल लीडर। ठीक है, तो उनका रामराज्य क्या है, वो धर्म से रिलेटेड है, वो भक्ति से रिलेटेड है। और गांधी जी का रामराज्य क्या है, एक सहयोग से रिलेटेड है। ठीक है, तो जब भी हम लोग कोई भी थिंकर पढ़े, थिंकर से मैच करके पढ़िएगा, किसी अन्य व्यक्ति से नहीं। ठीक है, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी से मत पढ़िएगा कंपेयर करके, क्योंकि उसमें आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, वो चीज अलग है, ये चीजें अलग है। ओके, अगला क्या है सर, हरिजन वाला रिपीट कर दीजिए। करिश्मा, हरिजन क्या है, हरि के जन, मतलब हरि की जनता, मतलब भगवान के जन है हरिजन। तो उन्होंने एक सम्मान देने के लिए नीची जाति को हरिजन कहा था। ओके, वो है हरिजन। हाँ, और किसी का कोई डाउट। सर आधुनिक सभ्यता का आलोचना क्यों किए थे। विश्वजीत, आलोचना इसलिए किए थे कि आधुनिक सभ्यता में क्या होता है कि भाई आधुनिक सभ्यता में लोगों को मशीन माना जाता था, काम बहुत लिया जाता था, कोई मानवता नहीं थी। इस प्रकार उन्होंने उसकी आलोचना की। और आधुनिकता में क्या है, बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर क्या हुआ था कि रोजगार ठप होने लगा था। ठीक है, इस वजह से उन्होंने इसकी आलोचना की। ओके क्लियर यहाँ तक। ए आर का है और है तो यहाँ नहीं पूछ पाएंगे। ए आर, ए आर के आई आर,
हाँ अंतरराष्ट्रीय है ना, IR इंटरनेशनल रिलेशन। ओके हाँ साबा हुसैन वहां पूछ सकते हैं। ओके पिक्चर भेज देना, मैं बता दूंगा। ओके ओके थैंक यू थैंक यू। सोनिया फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा? सोनिया फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा ये बताइए। इन्होंने संसद का विरोध किया था। हाँ असेसन रीजन का पूछ लीजिएगा सोनिया। ओके नहीं सोनिया ऐसा इनके बारे में कुछ नहीं है। ओके संसद का विरोध किया था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक सोनिया 1930। अच्छा हाँ देखिए टाइम मैगजीन, एक टाइम मैगजीन था जिसने मैन ऑफ द ईयर का टाइटल गांधी जी को दिया था 1930 में। ओके क्लियर सोनिया? ओके बाय करिश्मा। सभी के डाउट क्लियर हो गए ना? चलिए थैंक यू फॉर टुडे सेशन वॉच एंड मोस्ट वेलकम। मिलते हैं हम लोग कल फिर इसी समय सुबह 9 बजे। और अब हम लोग 2 क्लास करेंगे स्टार्ट 25 या 26 तारीख से। सुबह एक 9 बजे रहेगी और एक सुबह शाम के 8 से 9 रहेगी। ओके 2 क्लास करेंगे तो जल्दी से सिलेबस समाप्त हो जाएगा। रिवीजन बहुत मैंडेटरी है, बहुत आवश्यक है। रिवीजन जितने से ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है अक्टूबर तक सिलेबस हम लोगों को ख़त्म करना है और उसके बाद रिवीजन होगा पूरा नवंबर और दिसंबर तक। ओके दिसंबर लास्ट में शायद एग्जाम होगा। ओके चलिए थैंक यू फॉर टुडे सेशन वॉच एंड मोस्ट वेलकम। मिलते हैं हम लोग कल। ओके थैंक यू।